प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, हर लम्हे एक बदलती हुई खबर मैं आपको दूंगा। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलता हूं और उस अहम खबर का जो नुक्ता है वो यह है कि आज लोग चौंक कर रह गए जब 4:30 पर एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने ऑनलाइन देखना शुरू की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तहलका था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कई खबरें छुपी हुई थी और हम आपको बताएंगे, उन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे कि जो अब तक आपके सामने नहीं आए होंगे। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को वहां से शुरू करते हैं। कल शाम के वक्त मुस्तफा कमाल साहब कराची के अंदर मौजूद थे, फारूक सत्तार पहले ही कराची में मौजूद थे, खालिद मकबूल कराची में मौजूद थे, अनीस खानी कराची में मौजूद थे। लेकिन रात गए तक किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में रात गए तक किसी के भी इल्म में नहीं लाया गया था। सुबह 9 बजे तक किसी को नहीं मालूम था। अलबत्ता रात गए इस प्रोग्राम को तय कर दिया गया था और प्रोग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त जो दिया गया था वो 4 बजे के करीब दिया गया था। इतलात हम तक ये मौसूल होना शुरू हुई और फिर यकदम ऐलान किया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो 4 बजे का वक्त रखा जाता है, एमक्यूएम के लोगों को एमक्यूएम के रहनुमा कवर करते हैं, पीएसपी के लोगों को पीएसपी के रहनुमा कवर करते हैं। लेकिन 3:45 बजे तक एमक्यूएम की पूरी क़यादत यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल भाई, फारूक नाई और अमीनुल हक भाई के साथ साथ उनके एमपीएस और एमएनएस बैठ चुके होते हैं। हैरतअंगेज तौर पर जो पहली सीट होती है वहां 4 कुर्सियां लगाई, 5 कुर्सियां लगी होती हैं और उन 5 कुर्सियों के पीछे की जो कुर्सियां होती है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग भर चुके होते हैं। तो 3:45 बजे के करीब एमक्यूएम के लोगों के सामने ये इंकशाफ होता है कि पीएसपी का फैक्टर भी आने वाला है, यानी कि एक अरसे के बाद एमक्यूएम और पीएसपी के फैक्टर की एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में इशारा दिया जाता है। और उससे पहले ही जो पीएसपी का फैक्टर्स हैं वो तमाम अपने एमपीएस और एमएनएस को कह चुके होते हैं कि हमें बहादुराबाद जाना है। उनमें से अक्सरियत को यह नहीं बताया जाता कि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद बाकायदा 50 के करीब लोग एमक्यूएम यानी कि पीएसपी फैक्टर यानी कि मुस्तफा कमाल साहब के साथ लोग आते हैं कोई 15 मिनट पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले। इनके दरमियान जो पीएसपी के लोग होते हैं वो जो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग मौजूद होते हैं उनसे हाथ भी नहीं मिलाया जाता। पीएसपी का फैक्टर आकर ऊपर जो राब्ता कमेटी का दफ्तर होता है वहां जाकर बैठ जाते हैं और 15 मिनट के बाद उनको बुलाया जाता है या पैगाम दिया जाता है बाय थ्रू एसएमएस और वो लोग नीचे आते हैं। तो पहली सीट खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनके यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर फारूक सत्तार साहब और अमीनुल हक साहब बैठते हैं और बाएं तरफ मुस्तफा कमाल साहब और अनीस खानी साहब बैठते हैं। पीछे की सीट्स पर जो एमपीएस और एमएनएस हैं वो बैठ जाते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होता है। हमारे इल्म में अब ये बात पहले ही आ चुकी होती है, ये गुज़िश्ता रात ही मेरे पास ये इत्तलात आ चुकी होती है कि एमक्यूएम को शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, या यूं समझिए कि एमक्यूएम को शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा गया या अब एमक्यूएम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। इस प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौक़िफ़ था या उन्वान था वो डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिस पर काफी बातें हो रही हैं और जो कि तहरीक इंसाफ के लिए थी। अब आइए इस खबर को यहाँ रोकते हैं और फिर मैं आपको अंदर की तफसीलात बताता हूँ। पहले इस खबर को यहाँ रोकिएगा, जरा ध्यान में रखिएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, तो फिर इसमें क्या हुआ, एमक्यूएम का और पीएसपी का फैक्टर कैसे वहां से रुखसत हुआ, ये सब खबर दे रहा हूं। लेकिन इसी के बैकग्राउंड में जरा सी पीछे की तरफ आपको खबर देना और उस तहलका अंगेज बात को बताना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है जो आपके इल्म में होना लाजमी है। अब यहां से रुकिएगा। मामला यह हुआ कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर और खासतौर पर जो इल्जाम आयद किए थे और जिस तरीके से उन्होंने चीजों को उभारा था, इस हवाले से आज से 6 दिन पहले ही इस बारे में वाज़ेह तौर पर यह सामने आना शुरू हुआ था कि इसका रद्द-ए-अमल आएगा और सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आएगा। और फिर डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें चुनाव बहुत सारे अल्फाज होते हैं। यहां पर एक बहुत अहम नुक्ते को समझिएगा। मामला सारा यह था कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे दीगर जमातें हो, उन सब ने अब तक तहरीक इंसाफ की बातों का जवाब नहीं दिया था और उन सब की अपनी अपनी लालच, अपने अपने मफादात थे कि जिसकी वजह से डीजीआईएसपीआर को खुद ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करना पड़ा। अगर जो कुछ भी मवाद, जाहिर सी बात है, अगर सारी हुकूमत का सेटअप अगर पाकिस्तान के कहीं मुतल्लिका हल्कों से साथ ताउन के साथ आया है तो यकीनी तौर पर दोस्त का किरदार तो फिर यही होता है ना कि जनाब अगर वो मुश्किल में तो आप हुकूमत है तो आप हुकूमत उस वक्त उनके प्रोपेगेंडे का जवाब दे। लेकिन हुकूमत इस प्रोपेगेंडे का, हुकूमत की हलीफ जमातें इस प्रोपेगेंडे का जवाब नहीं देती, चाहे उसमें एमक्यूएम हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, और वो उसका जवाब नहीं देती। जिसके बाद डीजीआईएसपीआर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें इमरान खान पर कई बातें कही जाती है। अब इस सारे मामलात में एक बड़ा अहम पहलू हुआ और उसके बाद जब एमक्यूएम और दीगर जमातों को भी इस बात का ख्याल आ रहा है देर से, बल्कि आप यूं समझिए कि मजबूरन फिर उनको यह ख्याल करना पड़ा, वरना अगर वो चाहते और इस मामले पर 7 दिन पहले ही अगर बात शुरू कर देते, यानी कि जब ये प्रोपेगेंडे का सिलसिला 27 नवंबर से शुरू हुआ, 27 नवंबर और 7 दिसंबर के दरमियान 10 दिन का फर्क है और इस 10 दिन के फर्क के दौरान कई लोगों ने उस हवाले से एडवांटेजेस भी उठाए। जरा मैं आपको बता रहा हूं। आप इन 10 दिनों में जरा गौर से देखिए और समझिए कि एमक्यूएम लंदन यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब ने मुसलसल तहरीक इंसाफ पर तनकीद की। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत की हिमायत की हो या ना हो, लेकिन तहरीक इंसाफ पर उन्होंने कड़ी तनकीद की और उस वक्त
इस सारे सूरत हाल में आपने देखा होगा कि अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर और आसिम मुनीर साहब की तस्वीर एक साथ शहर में लगाई गई। मैंने आपसे पहले ये कहा कि आप इस बात को जरा समझिए कि क्यों ये लगाई गई है और क्या एमक्यूएम लंदन कभी भी अपनी कोई भी नीचे का कारकुन अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता। इसका मतलब है कि वहां से इंस्ट्रक्शन थी। दूसरी तरफ मैंने एक प्रोग्राम आज से 10 दिन पहले किया था और मैंने उसमें कहा था कि अल्ताफ हुसैन साहब क्यों एमक्यूएम जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। यहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने फैसला करने में ताखिर की, वहां पर एमक्यूएम लंदन इस फैसले को पहले कर चुकी, यानी कि यूट्यूबर्स जिन्होंने पाकिस्तान की फौजी अस्करी क़यादत पर इल्जाम आयद किए थे उनके ऊपर जो तनकीद का सिलसिला शुरू किया वो वहां से अल्ताफ हुसैन साहब ने किया, जो कि अल्ताफ हुसैन साहब 2 साल से तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे थे, लेकिन अब यकदम पिछले 10 दिनों से उन्होंने उनकी मुखालफत शुरू की। माहौल और हवा की तब्दीली को शायद एमक्यूएम पाकिस्तान उस तरीके से समझ नहीं सकी या उनके आपस में इख्तलाफ या कुछ भी हो, लेकिन खैर अब उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो उसमें बड़ा अहम नुकता सामने आता है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात पहले तकरीबन 34 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें इब्तदाई 9 मिनट खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तनकीद करते हैं तहरीक इंसाफ पर, और उसके बाद वो माइक दे देते हैं मुस्तफा कमाल साहब को, क्योंकि ये 3 पार्टियों का मर्जर है और ये तीनों पार्टियों को जो बात फैसला पहले कर लेना चाहिए वो देर से कर रही है। लेकिन खैर मुस्तफा कमाल साहब की उसके बाद पारी आती है और मुस्तफा कमाल साहब जो बात कहते हैं वो इंतहाई चौंका देने वाली होती है। वो ये कहते हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया, वरना वो किसी और तरीके से अच्छा उन्होंने क्या कहा, मेरे लफ्जों से अगर अदा होगा तो शायद वो मुनासिब ना हो। जरा आप उनके अल्फाजों में सुने। शुक्र करेंगे वो डीजी ISPR जो है वो इस्तेमाल करके उनको लाकर वो आपसे बातों से जवाब दे रहा, वरना इससे बहुत कम गुना करने पे इस मुल्क में माए अपने बच्चों को साल से ढूंढती रही है, पता नहीं चलता उनका। ये बहुत खुशकिस्मत है आप लोग कि इतने बड़े बड़े नाजायज इल्जामात लगाने के बावजूद आज आपको सिर्फ फौज जो बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है। हम इस कराची के रहने वाले हैं, हमने 40 सालों में सब भुगता है। अब मुस्तफा कमाल साहब ने ये बात कह दी, अब वो उन्होंने किसकी सपोर्ट में ये बात कही है, ये बात समझ से बाला है, बहुत सारे लोगों को समझ से बाला है, लेकिन खैर उनकी अपनी मर्जी है। उसके बाद फारूक सत्तार साहब ने यहाँ पर माइक को संभाला। फारूक सत्तार साहब ने इसको पूरी तारीखी तौर पर बयान किया और ये तमाम चीजें किस किस तरीके से हुई इस पर गुफ्तगू की। और उसके बाद फिर ये हुआ कि 3 सवालात आए और 3 सवालात के उन्होंने जवाब दिए। हैरत अंगेज तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आमतौर पर जवाब बड़े ही जो सवाल होता है उसके मुताबिक जवाब देते हैं, लेकिन इस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से सवालात कुछ और होते रहे और जवाब वो कुछ और देते रहे। ये क्यों हुआ, ये बहरहाल एक मामला है, लेकिन हमारी नजर इस बात पर नहीं थी। और खास तौर पर जितनी ढीली प्रेस कॉन्फ्रेंस एमक्यूएम ने की थी और एमक्यूएम को इस वक्त जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के इल्जामात हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज के लिए उनको सामने आना चाहिए था, मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि ये बयानात उस तरीके से नहीं दिए गए और ना ही एमक्यूएम ने बाकायदा किसी मुहिम का आगाज़ किया कि तहरीक इंसाफ को बाकायदा जवाब दिया जाए जो पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही है। एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी पूछा गया कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान को करारदाद वगैरह लाएगी, क्योंकि शायद सहाफ़ी का सवाल इससे मुताल्लिक था कि एमक्यूएम पाकिस्तान खुद अपने रहनुमा के मुताल्लिक यानी अल्ताफ हुसैन साहब के मुताल्लिक करारदाद ला चुकी है, तो क्या एमक्यूएम पाकिस्तान ये बात की पहल करेगी कि सिंध असेंबली के अंदर वो करारदाद लाए, कौमी असेंबली के अंदर करारदाद लाए। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये काम अदालतों का है। दर हकीकत इस पूरी पहली बात तो ये कि फैसला इमामों में अदालतों में चल रहा है, कई सोच रहे हैं फैसला करें। जो गुजरे हुए भाई को जो बर्बाद किया है इस साल के महीने, इसकी बड़ी तकलीफ है हिंदुस्तान को भी। हिंदुस्तान की आजादारी और इसके सारे ख्वाब जिस मिटे हुए वो ख्वाब हो चुके हैं। और जहां आपको सालों के केपीके गवर्नर राज के हवाले से गवर्नर राज पाकिस्तान के आईन में एक ऑप्शन है, इसको बड़ी मजबूरी में इस्तेमाल किया जाता है। हम ऐसा कोई दावा वादा और मुतालबा नहीं करते, ये बिल्कुल इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक जो भी फैसला है पाकिस्तान गवर्नमेंट करें। इस कॉन्फ्रेंस में इस बात से को महसूस बड़ी शिद्दत के साथ किया गया कि वो खुलकर इजहार तहरीक इंसाफ की जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं उस पर खुलकर इजहार उस तरीके से शायद नहीं हो सका और नहीं कर सकी। ये एज अ व्यूअर मैंने महसूस किया जो इस तहरीक इंसाफ की साजिश है और जिस तरीके से वो मुख्तलिफ जगहों पर दरारें डालने की कोशिश कर रही है उससे इज्तनाब करता गया। अब खबर क्या थी मेरे पास और इस खबर को मैं यहीं अब इस खबर को आपने पहली खबर के साथ जोड़ा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होना ये चाहिए था कि ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो मुख्तलिफ रहनुमा आपस में थोड़ी देर बैठते हैं, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं, आपस में कुछ गपशप करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही अमीनुल हक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के खात्मे का ऐलान किया। उसी वक्त अनीस खानी साहब उठते हैं और PSP का जो पूरा फैक्टर है वो बाहर निकलता है और बाहर निकलकर यानी कि ये लोग चले जाते हैं। तो उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि शायद सब साथ बैठे हैं, मुख्तलिफ फैसलों में हो, लेकिन इस सारे मामला में मैं आपको बहुत बात बता रहा हूं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मुस्तफा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के दरमियान राब्ता नहीं था, मैंने आपको पहले ही बात कही थी कि राब्ते उनके हैं, कारकुनान आपस में दूसरे के दस्तों गिरमा हुए वो एक अलग बहस है। पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर 3 लोगों की एक मुलाकात हुई और उन 3 लोगों में एक मुस्तफा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और एक साहब और थे जो सेनेटर हैं। उन्होंने जो दोनों तरफ होते हैं उनकी ताबुन से ये मुलाकात पाई थी जिसमें कई मामला के दरमियान चीज़ों को रफा दफा करने की गुफ्तगू की गई थी। तो एक नुकता तो ये हो गया। अब आइए मैं बड़ी खबरें दे रहा हूँ, इसके प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा। अगली खबर है खास तौर पर कुछ इसी हवाले से अहम पहलू पर। एक बड़ा मारूफ नाम है, अदाकारा है और बड़ी मारूफ अदाकारा रही है, तहरीक इंसाफ के ज़माने में उन्हें काफ़ी शोहरत मिली। इंडिया के अंदर शाहरुख खान साहब के साथ एक फिल्म कर चुकी हैं मायरा खान साहिबा। मायरा खान साहिबा ने सन 2018 में एक स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के उस वक्त के सिस्टम के खिलाफ, जब इमरान खान बड़े उरूज पर थे और मुख्तलिफ सियासी जमातों के खिलाफ उस वक्त काफी कैंपेन चल रही थी जिसमें नवाज शरीफ साहब और दीगर। जैसे इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे तो मायरा खान ने कहा था कि अब डंडा चलेगा,
अब डंडा चलेगा। ये मैं उनका ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। अब जब ये सारी गुफ्तगू प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इसके बाद फिर अब मायरा खान साहिबा से लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब डंडा चलेगा या नहीं चलेगा। उस वक्त मायरा खान साहिबा इमरान खान की हुकूमत और उनके काफी करीब तस्वुर की जाती थी और कई लोगों के काफी करीब तस्वुर की जाती थी। तो ये खबर भी एक बड़ी अहमियत रखती है कि इस वक्त जो अदाकार और अदाकाराएं उस वक्त खान साहब की सपोर्ट में बात करती है और उस वक्त इमरान खान साहब बड़ी पुरजोश तरीके से कहा करते थे। और मैं आपको एक क्लिप भी सुनवा देता हूँ जिसमें इमरान खान साहब कहते थे कि फौज के खिलाफ जो बात होती है वो गद्दारी है, और आज जो उनके लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है। आज इस मुल्क को दो ऐसी फोर्सेस हैं जो इसको इकट्ठा रख रही हैं। एक है पाकिस्तान की फौज, क्योंकि पाकिस्तान की फौज हमें फख्र है, एक मजबूत फौज है, प्रोफेशनल आर्मी है। वो एक मुल्क को इकट्ठा रख रही है क्योंकि जिस तरह के हमारे दुश्मन हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने करते रहे हैं कि मुल्क 3 हिस्सों में हो जाए, टूट जाए। तो एक मजबूत फौज इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरत है। मगर नुक्ता हमारा यहाँ नहीं है, नुक्ता हमारा उससे आगे का है। हुआ ये कि आज सिंध कल्चर डे था और इसमें आफाक अहमद साहब ने स्टेटमेंट दिया था, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन आज सिंध का यकजहती का दिन या कल्चर डे बनाया गया था। वैसे ये सिंध कल्चर डे बनाया गया था, उधर एमकेएम यकजहती हो गई, एमकेएम के लोग सारे एक साथ बैठ गए। खैर वो नुक्ता नहीं है। हुआ ये कि मैंने आपको आज से 9 दिन पहले एक बात कही थी कि इतवार के दिन एक प्रोग्राम हो रहा है और इस पर निगाह रखिएगा, और मैंने आपसे कहा था कि शारा फैसल पर मामला होंगे और वो हुए। आज सिंध कल्चर डे के हवाले से रैली निकाली गई और उस रैली में जहां पर मुख्तलिफ कल रात को जो रैलियां निकाली गई उसमें गुलिस्तान जौहर में मैं आपको फुटेजेस दिखा सकता हूं, उनके बाकायदा असला लहराया गया, फायरिंग की गई, सब कुछ मामला हुए। और फिर आज जब ये इनकी रैली को निकलना था तो इनका इरादा ये था कि एफटीसी के पास से ये आगे जाएं, आगे जाकर जहां पर मुख्तलिफ बड़े हसास इदारों के दफातर हैं वहां तक जाएं और वहां से मेट्रोपोल के बाद ये लोग सीएम हाउस की तरफ जाएं। लेकिन ये तमाम रास्ते सीएम हाउस जाने के सिंध के वजीर आला की इंस्ट्रक्शन पर या दीगर इंस्ट्रक्शन पर एफटीसी के पास से रोक दिए गए थे। और इंस्ट्रक्शन ये थी कि एफटीसी के पास से वो रास्ता जो सीधा मेट्रोपोल की तरफ जा रहा है उधर जाने की बजाय इन्हें सदर की तरफ डाइवर्ट किया जाए और ये सदर से प्रेस क्लब की तरफ जाएं। लेकिन हुआ ये कि रैली जब निकली तो इन्होंने जबरदस्ती की कि वो रास्ता खोला जाए, यानी कि जो रास्ता एफटीसी के पास से जाता है आगे मेट्रोपोल की तरफ, उस रास्ते को जहां बंद किया गया था। और पिछली बार भी यही तसादुम हुआ था कि इनकी कोशिश थी कि सीएम हाउस की तरफ जाया जाए या आगे गवर्नर हाउस की तरफ जाया जाए, उन इलाकों से उनको रोकने की कोशिश की गई। अब ये मामला जब रोकने की कोशिश की गई तो बाकायदा वहां पर पुलिस का और इन मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। उसके बाद ये इतलात आना शुरू हुई कि वहां पर आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ और फिर रात गए तक शारा फैसल से यानी शाम तक शारा फैसल से लेकर जो एयरपोर्ट तक का रास्ता है वो बंद कर दिया गया। कुछ लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया, लेकिन हमारी इतलात ये है कि उनकी हिरासत में लेने के बाद उन तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया। सिंध पिछली बार शारा फैसल पर एक सिंध पुलिस की मोबाइल को जलाया गया था, लेकिन ना ही उसमें कोई गिरफ्तारी की गई थी, ना ही उसमें लोगों को पकड़ा गया था। और जिस तरीके से हर बार होता है कि जब खुला असला लहराया जा रहा हो, खुला वहां पर सिलसिला हो, मैं आपको कई फुटेजेस दिखा सकता हूँ कि जिसमें एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचा गया। एक फुटेज में आपको दिखा सकता हूँ कि जिसमें खातून के साथ बदतमीजी गाड़ी के अंदर वो की जा रही है। तो ये सारी सूरत हाल वहां पर होती रही है, लेकिन इस पर अभी तक उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। और हमेशा से ऐसा लगता है कि अगर कराची सिंध का हिस्सा है तो फिर कराची को फतह करने की क्यों कोशिश की जाती है। ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जरा सुनिए कि जब आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं कि कराची सिंध का हिस्सा है तो फिर कराची को फतह करने की जरूरत नहीं है ना। तो जब हिस्सा है ही तो उसको फतह करने के लिए सारा सिलसिला क्यों होता है। और अब सिंध कल्चर डे को इस तरह से तस्वुर किया जाता है जैसे कराची को फतह करने का ये दिन तस्वुर किया जाता है कि इसको गुस्सा जाएगा और इस तरीके से मामला किए जाएंगे। इस हवाले से अहम नुकता यह था कि आफाक अहमद साहब ने कहा था कि हाँ, आफाक अहमद साहब का इसमें बयान आया, इसमें कहा कि जनाब हम तमाम कौमियतों का एहतराम करते हैं और हमें इस पर कोई एतराज नहीं कि वो अपना यकजहती का दिन बनाए, लेकिन पाकिस्तान के मुखालिफ नारे नहीं लगने चाहिए। मगर अफसोसनाक बात यह कि आज कई जगहों से ये बात रिपोर्ट हुई कि पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा सिंधु देश की हिमायत में नारे लगे। अब उनके खिलाफ क्या सिंध पुलिस कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये एक अलग सवाल है। तो भाई इसमें एक और बड़ी खबर ये आई थी हमारे पास कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था अब उसमें वकला बाहर निकले और आमिर नवाज वड़ाई साहब जो कि इस वक्त कराची बार के सदर है और खासतौर पर उनकी सियासत का मौक़िफ़ इस वक्त कौम तरफ सियासत है। तो इस वक्त कुछ थानों का घेराव भी किया गया वकला की तरफ से। और आपको मालूम है वकला तो आज़ाद लोग हैं, उन्हें कौन पकड़ता है, वो सीएम हाउस की दीवार तोड़ देते हैं तो उनको कोई नहीं गिरफ्तार करता। एक तो आपके पास ये कौम तरस्ती का बैनर हो तब कोई गिरफ्तार नहीं करता, और अगर गिरफ्तार कर ले तो फिर ये काले कोट आपके साथ होते हैं। तो जाहिर है आपको कुछ भी नहीं हो सकता, और फिर अगर उससे भी बढ़कर तो फिर हुकूमत आपके साथ आ जाती है। खैर ये सारा सिलसिला चल रहा है और इस वक्त जहाँ तक मेरे पास इत्तलात है कि इस वक्त थानों में भी कशीदगी का अंसर पाया जाता है। आगे आगे होता है क्या देखते जाइए। उसके बाद एक और खबर जो है वो बहुत ज्यादा फ्लैश होती रही मुख्तलिफ टिकटॉक अकाउंट पर। आफिया सिद्दीकी साहिबा आपके सामने नाम बड़ा अहम नाम है और सारे इस वक्त अमेरिका की कैद के अंदर मौजूद है। उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी साहिबा के मुताल्लिक ये खबर चलती रही कि उनको वो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये एक झूठी खबर थी। और इस झूठी खबर को मैंने बाकायदा तस्दीक की फौजिया सिद्दीकी साहिबा के जो तर्जुमान हैं उनके साथ। उन्होंने मुझे ये बताया कि वो इस वक्त मलेशिया के अंदर हैं और बिल्कुल सेहत याब है और उनको कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता यहाँ पर जो फौजिया सिद्दीकी साहिबा के हवाले से खबरें मुख्तलिफ टिकटॉक अकाउंट्स में चल रही हैं वो तमाम की तमाम ठीक नहीं है और तमाम की तमाम फेक